Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and I welcome all of you to Fun Gravity PAS. Dawn editorial analysis हम कर रहे थे और today is 13th of October 2023. So let's start करते हैं जी. रिमाइंडर में दो चीज़ें हैं. PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है न्यूज़पेपर का भी और लेक्चर का भी. और कोई भी क्वेश्चन हो you can ask in comment section. फर्स्ट एडिटोरियल है कच्चा लॉलेसनेस। कच्चा लॉलेसनेस जो है इसमें बेसिकली जो कच्चा का एरिया है उसको डिस्कस किया गया है कि वहां पर किस तरह से लॉलेसनेस है, यानी कि वहां पर कानून जो है उसको किस तरह से ब्रेकआउट किया जा रहा है बाय डिफरेंट क्रिमिनल्स, और उसके ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका क्या रिएक्शन है। ठीक है जी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। और कच्चा लॉलेसनेस से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि आपको इसका जो कच्चा की लोकेशन है वो पहले थोड़ा सी एक्सप्लोर कर दूं। तो कच्चा की लोकेशन इस तरह से है कि ये जो अपर सिंध है और साउथर्न पंजाब का जो एरिया है यहाँ पर है, और ये जो रिवर इंदस है उसके अंदर यानी कि उसके साइडों पर ये जो एरिया है ये है कच्चा का एरिया। यहाँ पर आपको रहीमी यार खान नजर आ रहा है और यहाँ पर राजनपुर नजर आ रहा होगा। तो ये वाला बेसिकली एरिया है कच्चा का, कच्चा इसका नाम है। और यहाँ पर जो है ये लॉलेसनेस है, इसके बारे में एडिटोरियल है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, एक तो अपर सिंध का एरिया आ रहा है और एक साउथर्न पंजाब का रिवरन कच्चा एरिया अराउंड द इंडस, ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है और ये मैंने आपको मैप से एक्सप्लेन कर दी है। सेकेंडली ये इसको कह रहे हैं जी नो मैंस लैंड, क्योंकि वहां पर पीसफुल तरीके से रहना दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है कि 5 पुलिसमैन जो हैं उनको क्या कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, उनमें एसएचओ भी शामिल है। यानी कि जहां पर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही किडनैप कर लिया जाए तो वहां पर एक आम इंसान की जो रहना है वो उसका आप क्या हिसाब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। लॉ इन्फोर्सर्स हैव बीन किडनैप बाय बैंडिट्स, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, उनसे वो क्या कर रहे हैं उस इलाके में। पहले भी उन्होंने जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं स्पेशली पुलिस वाले जो हैं, यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में आते हैं और उनको किडनैप कर लेते हैं। तो ये इस तरह की जो है ना काफी पहले भी जो है इस तरह के केसेस हो चुके हैं। यानी कि जब भी पुलिस किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है तो क्या होता है उसके रिस्पॉन्स में ये जो क्रिमिनल्स दूसरे हैं वो अटैक कर देते हैं उस पुलिस स्टेशन पर, और वहां से क्या करते हैं अपने साथी को तो छुड़ा ही लेते हैं, साथ में जो पुलिस वाले वहां पे होते हैं उनको भी अगवा करके ले जाते हैं। और इसके अलावा सिविलियंस को अगवा करना और उनसे बदला लेना, रैंसम लेना, यानी कि अगवा बड़ाए तवान जो लेना, ये वहां पर एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो होता इस तरह से है कि ये जो लोग हैं ये पंजाब और सिंध के दूसरे एरियाज में क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वहां से बंदों को अगवा करते हैं और इस कच्चा के एरिया में उनको ले जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है ये उन दूसरे लोगों से जो है अगवा बराए तमान पैसे डिमांड करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। तो इस जो गैंग है इसको डिसमेंटल करने के लिए पहले भी कई ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, बट स्टिल ये जो है डिसमेंटल नहीं हुआ। तो अभी क्या है, टू ब्रेक द होल्ड ऑफ रिवरियन बेल्ट, यानी कि अभी भी इसके ऊपर उन्हीं का होल्ड है इस इलाके के ऊपर, और इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं जी। समझ पहले वो ये कहता है कि इस मॉडर्न एज के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों फेल हो रही हैं, इनको खत्म करने में ये जो गैंग्स है वहां पर क्यों फेल हो रही हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजंस बिहाइंड ऑफ दिस। तो उसमें से जो जो मेन रीजन है वो हाईलाइट करता है, वो कहता है कि क्रिमिनल जो है वो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं, यानी कि शो ऑफ करते हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, यानी कि उनके पास जो वेपन्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं वो बड़े ही अप टू मार्क करने वाले हैं, यानी कि लेटेस्ट वेपन्स हैं जो कि आम क्रिमिनल्स के पास नहीं होते। तो ये एक बड़ी रीजन है नंबर वन। एंड सेकेंडली वो कहता है ये जो डाकू राज वहां पर हुआ है ये सीधा सीधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज है जो कि 15 साल से सिंध में रूल कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट को एज वेल। बात करने का मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है ना ये भी कोई इस चीज को इतना सीरियस लेती नहीं है कि ये कोई चीज सीरियस है।
और इस वजह से इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी हौसला अफजाई होती है और इस वजह से भी वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और आगे वो फिर ऑप्शंस पे बात करता है कि जी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस में पहले तो ये है कि पहले इस चीज का पता लगाया जाए कि इनके पास जो मॉडर्न वेपन्स हैं क्रिमिनल्स के पास वो कहाँ से आए हैं, कौन दे रहा है, ताकि उस जो चेन को ब्रेकअप किया जाए, यानी कि वेपन्स की सप्लाई को रोका जाए। नंबर वन, इससे वो कमजोर हो जाएंगे। नंबर टू जो है, एक कंप्रीहेंसिव प्लान बनाना चाहिए कि किस तरीके से, पहले तो इनकी जैसे कंप्रीहेंसिव प्लान के अंदर इंटेलिजेंस सबसे पहले आती है कि उस एरिया का, वहां के लोगों का और उस गैंग का डाटा इकट्ठा किया जाए फर्स्टली। सेकेंडली फिर उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाए ताकि कंप्रीहेंसिव जो है वो प्लान बनाया जाए। और थर्डली जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको क्या किया जाए, इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए और जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्या दी जाए, सजा दी जाए। और फोर्थली वो कहता है इसके बाद कि जो यूथ है उस इलाके की, उसको सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। इससे क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं, नई यूथ है, वो क्या है इस इन गैंग्स में शामिल नहीं होगी। सो ये था जी कच्चा लॉलेसनेस। इसमें वो जो कच्चे का इलाका है उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया है कि वहां पर किस तरह से लॉलेसनेस है और पुलिस और इसके अलावा दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह से फेल हो रही हैं। और अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पर आप जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट रीजंस की वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्रिमिनल जो है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज, क्राइम रेट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ रहा है पाकिस्तान में। और उसकी रीजंस में आप ऐड अप कर सकते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके वो जो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, उनको और बेहतर करने की जरूरत है। फिर जो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो काफी केसेस के अंदर सीरियस ही नहीं है, वो उसको अपना सीरियस लेती नहीं है। उसमें आप ये कच्चा की एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को लिंक कर सकते हैं जी। सेकंड आ जाता है केयर टेकर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें भी बेसिकली बात ये करता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये क्यों बनाई जाती है जी। और जो आम इसमें और वर्सेस जो दूसरी गवर्नमेंट होती है इलेक्टेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर वो थोड़ी सी बात करता है। और अभी के लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है उनके ऊपर क्वेश्चन करता है कि क्या वाकई ये इनको करने की यानी कि ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो केयर टेकर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में क्या डिफरेंस है। और यहां पर वो आगे बात करता है कि अगस्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया था एनओसी देना, ठीक है ना, ग्रांटिंग ऑफ एनओसी टू न्यू हाउसिंग सोसाइटीज इन पंजाब। यानी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना पंजाब के अंदर, ये नई हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी दे रही थी कि ठीक है आप जो है बनाएं हाउसिंग सोसाइटीज। मगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उसने ये बैन कर दिया। उसने कहा कि ये आपकी कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, ना ही ये आपकी पावर है कि आप जो है किसी को एनओसी दें। और साथ ही उन्होंने वार्न किया था सीएम को कि आप अपनी जो अथॉरिटी है ना एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उससे आप एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है ना, आपकी ये जो अथॉरिटी नहीं है लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जी आपको यहाँ से पता लगा कि जो केयर टेकर होता है वो किसी को एनओसीज डिफरेंट जो होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज के लिए नहीं दे सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट वो बात करता है कि ये तो ठीक है लेकिन पंजाब में क्या हुआ। जो खैबर पख्तूनख्वा की इंटरम गवर्नमेंट है उसने अप्रूव्ड कर दिया अमेंडमेंट किसके अंदर, टू द मुस्लिम फैमिली लॉ। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर उसने क्या किया है, एक अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया। और वो अमेंडमेंट क्या है कि जब भी किसी का निकाह होगा, शादी होगी, तो उसको खत्म नबूवत जो है उसके ऊपर उसको ओथ देना पड़ेगा, यानी कि हल्फिया बयान जिसको हम कहते हैं वो देना पड़ेगा कि हाँ जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, ओथ देना पड़ेगा, हल्फ नामा जिसको बोलते हैं वो देना पड़ेगा, ओथ स्टेटमेंट। तो ये अमेंडमेंट करके उन्होंने
क्या किया है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर इसको एडप्ट कर दिया है। और यहाँ पर वो आगे एक और भी बात करता है कि लाहौर हाई कोर्ट इशू डायरेक्टिव्स फॉर रिवीजन इन द निकाह फॉर्म। इसके अलावा जो निकाह फॉर्म के अंदर और भी कुछ डायरेक्शंस थी जो लाहौर हाई कोर्ट ने दी हुई थी, इसके अलावा भी वो आगे हम डिस्कस करते हैं जी। तो ये था जी केपी की गवर्नमेंट ने यानी कि ये काम कर दिया है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने किया तो उन्होंने यानी कि इसको रोक दिया। अब इसकी अथेंटिसिटी के ऊपर अभी फ्यूचर में पता चलेगा कि इसके ये अथेंटिक है, इंटरम गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। बहरहाल उन्होंने कर दिया है जी। आगे आ जाते हैं जी प्राइम फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस क्या होती हैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट के। जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसका असल काम क्या होता है, उसका काम ये होता है टू होल्ड, यानी कि जो सीट उसको दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, उसको उसको संभाल के रखना। कब तक, जब तक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते और जो पावर है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक इस चीज को, जो उसको सीट दी गई है, जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो उनको संभाल कर रखना, पहली चीज। सेकेंडली, एग्जीक्यूट रूटीन गवर्नेंस, यानी कि जो रूटीन के मामला हैं गवर्नेंस के, उनको देखना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। नंबर थर्ड, इंश्योर स्मूथ इम्पार्शियल कंटिन्यूटी इन मैटर्स ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट के मैटर हैं, जो मुल्क के मामलात हैं, उनको कंटिन्यू रखना, उनको रुकने ना देना। मतलब क्या है इसमें कि अगर कोई पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट को देखना, जो ब्यूरोक्रेसी की हेल्प के साथ उसको देखना कि उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या अगर कुछ लॉज बने हुए हैं किसी भी चीज के अंदर, पुलिस में, जुडिशरी में, तो लोगों के केसेस चल रहे हैं, तो क्या वो उसी तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, रुक तो नहीं गए, करप्शन तो नहीं हो रही। यानी कि जो लॉज बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना जिस तरह से पहले गवर्नमेंट करवाती थी। कुछ नए इनिशिएटिव लेना इसकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जो पीछे काम हो चुके हैं उनको देखना, उनकी देखभाल करना, मुल्क को चलाना। सो दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है जी। लेकिन आगे जो निकाह के बारे में अभी पीछे मैंने बताया, लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्टिव्स थी, डायरेक्शंस दी हुई थी। अभी एक पंजाब के लिहाज से एक स्टडी सामने आई है कि पंजाब के अंदर जो है निकाह नामे को लेकर क्या हो रहा है। कहता है जी 60% जो निकाह नामे रजिस्टर हुए हैं ना 2016 से लेकर 2022 तक, वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मुराद ये होता है कि निकाह नामे का एक जो फॉर्म होता है उसके अंदर डिफरेंट पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको आपने फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 60% निकाह नामे हैं उनके वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स मिसिंग है, उनमें से किसी में कुछ मिस है, किसी में कुछ मिस है। तो यहाँ पर वो बताता है कि नंबर 1 पर क्या मिस है जी, जो ब्राइड के CNAC नंबर हैं 48% जो निकाह नामे हैं उनमें CNAC है नंबर ही नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब फिर ये है कि वो जो लड़की होगी वो 18 की नेगेटिव होगी, यानी कि 18 साल से कम उम्र की हो सकती है फिर वो। इसका मतलब तो यही है कि जब ये एब्सेंट हैं 48% निकाह नामों के अंदर यही नहीं लिखा हुआ। आगे जी 75% गर्ल्स वर 16-18 ईयर्स ओल्ड, जहां पर एज लिखी हुई है तो वहां पर पता चला है कि 75%, अगर 100 शादियां हुई हैं तो उनमें से 75 शादियां जो हैं वहां पे लड़कियों की उम्र 16 से 18 साल है जी, ठीक है। एलुमनी सेक्शन वाज ब्लैंक, 39% जो है उनका एलुमनी सेक्शन जो है वही उसको ही नहीं फिल किया गया, उसको बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया गया है। तो ये एक स्टडी आई है जिसमें निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हाईलाइट किया गया है। आगे वो लास्ट में कहता है टाइम टू एम्पावर वुमेन with a greater understanding of participation in the Nakah-nama so that their socio-economic rights are unequally settled, यानी कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है कि जो उनका निकाह नामा होता है उसके अंदर उनको मुकम्मल पार्टिसिपेशन उनकी करवाई जाए, उनको हर एक चीज खोल कर बताई जाए, ताकि शादी के बाद उनकी जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो जो हैं वायलेट ना हो। सो ये था जी केयर टेकर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया है जो है केयर टेकर और गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और कौन कौन सी हैं वो भी उसने बताया है, और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा वुमेन का जो निकाह नामा है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको आप गवर्नेंस के अंदर एडअप कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज, जेंडर के ऊपर इशू आ जाए, वुमेन के आ जाए ऊपर, वहां पे आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हेल्थ के ऊपर है, हम पहले भी डिस्कस करते हैं
तो हेल्थ में किस तरह के, जब कल 16 टू 18 ईयर्स ओल्ड बच्चियों की शादी होगी तो वीक बेबीज पैदा होंगे, ठीक है जी। और ये भी यानी कि इनकी जो हेल्थ को प्रॉब्लम्स होंगी, फ्यूचर जो जनरेशन है वो कमज़ोर होगी, वीक होगी, डायग्नोस्टिकली फिजिकली भी कमज़ोर होगी और इसके अलावा मेंटली भी कमज़ोर ही होगी। तो फिर वो दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकेगी? सो आप इसको ना खींच कर आप समझ लीजिए यही ऐसे है, दैट इज द ऐसे। आप इनको कहीं भी किसी भी डिमेंशन में खींच कर आपने इनको फिट करना है, दैट इज द आर्ट। यही आर्ट होता है ऐसे लिखने। पॉजिटिव स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स के अंदर वो क्या डिस्कस करता है जी, वो जी सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उनको चैलेंज किया गया था और उसके बारे में एक एक्ट पास किया गया था 2023 के अंदर, उसको वो डिस्कस करता है। पॉजिटिव स्टेप्स में वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 डिबेट इज ओवर। ठीक है जी। असल में ये जो एक्ट बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, तरीकाकार क्या होगा और प्रैक्टिस किस तरह से वो करेगी, अमल किस तरह से करेगी मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। तो ये एक पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया था 2020, इसके ऊपर फिर डिबेट हो रही थी और आपको कहता है ये ओवर हो गया। और इसके अंदर वो क्या बता रहा है, उसमें दो तीन मेन चीजें थी। स्ट्रक डाउन अ सब सेक्शन आर्टिकल 184(3)। अब ये जो आर्टिकल 184(3) था ना, इससे बड़ा फायदा हुआ जी। क्या हुआ जी, ग्रांटेड द राइट्स टू अपील पास केसेस ऑलरेडी डिसाइडेड अंडर आर्टिकल 183(3). इसमें क्या है, जब ये आर्टिकल की हो गई सबसेक्शन जो है स्ट्रक डाउन हो गया ना, तो अब इस आर्टिकल के तहत जो पहले से जिनको सजाएं मिली हुई थी वो दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बहाली के लिए अपील दायर कर सकते हैं। यानी कि ये एक लाइफ लाइन है मुस्लिम लीग नवाज के जो नवाज शरीफ है उनके लिए, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के लिए, इन दोनों बंदों के लिए एक लाइफ लाइन है। यानी कि अब ये क्या करेंगे, दोबारा से अपील करके ये चांस इनके पास बन गया कि अगले इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यानी कि पहले इनको सजा मिली हुई थी तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस एक्ट की तब्दीली की वजह से अब इनको एक लाइफ लाइन मिल गई है, तो ये अपील करेंगे और अल्टीमेटली जाहिर है बहाल भी हो जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। अब हुआ क्या है इसमें, ये जो काजी फाजिसा साहब है ना चीफ जस्टिस, इन्होंने क्या किया है, चीफ जस्टिस ऑफिस की जो पावर्स है ना वो दे दी है एक किस्म की। क्या पावर्स थी, नंबर वन जी, चीफ जस्टिस सुओ मोटो पावर्स थी उसके पास, किसी भी चीज के ऊपर जो भी काम होता सुओ मोटो को पावर्स थी, वो कह सुओ मोटो नोटिस ले दिया, यानी कि ये काम क्यों हुआ है मुझे इसके बारे में बताएं। कोई पिटिशन करे ना करे, कोई आए कोर्ट में ना आए, खुद से ही बैठे बैठे कोई सोसाइटी के अंदर गलत काम हुआ है तो उन्होंने कहना कि ये काम क्यों हुआ है इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है जी। तो किसी का केस दायर करना उसमें जरूरी नहीं बनता था, तो ये उसके पास एक पावर थी। दूसरा, किसी केस को लेकर वो बेंच की फॉर्मेशन करता था कि यानी कि ये वाले 5 बंदे या ये वाले 4 बंदे या ये वाले जो है ये बेंच बना देता था। तो ये जो दो पावर्स है ना ये उन्होंने गिव अप कर दी हैं। ठीक है ना। अब ये पावर्स उन्होंने ये 2023 एक्ट के तहत जो थी ना, पार्लियामेंट में सियासतदानों ने असल में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था कि सियासतदान जब कभी भी कुछ गलत काम होता था तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पूछना शुरू कर देती थी, तो उन्होंने कहा इससे ये पावर ही ले लो। तो अभी इसके लेकिन जो लीगल कम्युनिटी है ना वो कहती है कि नहीं ये पावर्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो चीफ जस्टिस है ना काजी फाजिसा, उसकी सेल्फनेस यानी कि वो सेल्फिश नहीं है, इस चीज को अप्रिशिएट करना यहाँ पर बनता है। तो ये था जी बेसिकली जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैं एक और भी चीज ऐड अप कर दूं कि यहाँ पर इसराइल के अंदर भी ये मामला हुआ था। इसराइल के जो पॉलिटिशियंस थे ना उन्होंने भी जुडिशियल रिफॉर्म्स जो के ऊपर काम किया था। और जुडिशियल रिफॉर्म्स करने से क्या होगा कि जो इसराइल के पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंट के जो बंदे थे, उनकी पावर्स जो थी वो जुडिशरी से बढ़ जाती हैं और उससे क्या होता है कि वो जो मर्जी करें उनको वो पूछने वाला नहीं होता। तो इसके ऊपर भी रिसेंटली जब काम हुआ, इन्होंने सियासतदानों ने किया जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा आपने सुना होगा जलसे जुलूस प्रोटेस्ट हुआ कि ये गलत है।
तो इन द सेम फैशन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासतदान थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने भी ये एक्ट पास किया जस्ट टू कंट्रोल जुडिशरी, वो वाली पावर जिनसे वो इसको तंग करती थी, इनको पूछती थी कि बताओ जी क्यों हुआ ये वाला काम। तो ये इस तरह से था। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जुडिशरी के आर्टिकल अपना टॉपिक में ऐड अप कर सकते हैं। लीगल कोई भी टॉपिक हो उसकी लीगैलिटी के बारे में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थे आज के एडिटोरियल और इनका एनालिसिस। सो जी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।